read our civics chapter 3 गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मीनिंग होता है सरकार। आज हम सरकार के टाइप्स, सरकार क्या होती है, सरकार किस तरह से फंक्शन करती है, ऑल थिंग्स वी नो इन दिस वीडियो। इंट्रोडक्शन। ए कंट्री इज जस्ट लाइक ए बिग हाउस और बिग क्लास। एक देश एक बड़े घर और एक बड़ी क्लास जैसा होता है। जिस तरह से हम अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ घरों में लड़ते हैं, क्लासमेट्स में स्कूल में जो क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ फाइट करते हैं, वी एंड अप सिबलिंग्स विद द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड इन ए सोसाइटी एज डाइवर्स as ours, such confrontations happens more often than not। तो जब हम स्क्वैबिंग विद अदर मेंबर्स, जब हम अपनी कंपैरिजन करते हैं अन्य मेंबर्स के साथ सोसाइटीज में, तो वो हमसे डिफर्स होते हैं, डाइवर्स होते हैं, हमसे डाइवर्सिटीज लिए हुए होते हैं और हम उनके साथ कन्फ्रंटेशंस करते हैं, जस्ट लाइक आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, हैपन मोर देन नॉट। और यह कभी होता है और कभी नहीं भी होता है। Therefore, to monitor its people, every country has a guardian and or teacher। इसी तरह से देश के जो नागरिक होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए हर देश का कोई ना कोई गार्जियन होता है या फिर टीचर होता है, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ दिस गार्डियन और टीचर, इस गार्डियन और टीचर की एब्सेंस में क्या व्यवस्था हो जाएगी? एक एनर्जी की व्यवस्था हो जाएगी। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ना तो कोई कंट्रोल होता है और ना ही ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी पीपल अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो एक कंफ्यूजन जैसी कंट्री में कंडीशन देखने को मिलेगी। अब गवर्नमेंट होती क्या है? गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नमेंट पीपल्स का एक समूह है जो एकजुट होता है, हैंडल करता है डेली अफेयर्स ऑफ द कंट्री। द ग्रुप इज समटाइम्स इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। कभी यह ग्रुप देश के नागरिकों द्वारा सिलेक्ट किया जाता है एंड समटाइम्स सिलेक्टेड बाय द रूलर्स, और कई बार शासकों के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। यह डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की गवर्नमेंट उस समय पर रन हो रही है। एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू मेक रूल्स रेगुलेट द सोसाइटी। हर देश में सरकार की जरूरत होती है नियम कानून बनाने के लिए, समाज को सही तरह से नियंत्रित करने के लिए और नियम जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको लागू करने के लिए, जिससे कि देश के नागरिकों का कल्याण हो। नीड फॉर गवर्नमेंट, सरकार की जरूरत। लाइफ ऑफ द अर्ली मैन एज हंटर गैदर्स वाज सिंपल एंड इजी। हम जानते हैं कि इतिहास में हमने पढ़ा है कि जो पीपल्स थे, अर्ली ह्यूमंस थे, वो हंटर गैदर्स की जीवन जीते थे। उस समय पर उनकी लाइफ सिंपल थी, इजी थी। लेकिन जैसे जैसे खेती करने की प्रक्रिया शुरू हुई, सेटलमेंट शुरू हुआ, समाज इकट्ठा होने लगा, तो उनकी जो लाइफ थी वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। इंटरेक्शंस एंड डिपेंडेंसीज ऑन वन अनदर, एक दूसरे के साथ कनेक्शन और एक दूसरे पर निर्भरता के कारण मतभेद भी हुए और झगड़े भी हुए। द नीड्स वाज फेल्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। तो इस तरह से एक अथॉरिटी की जरूरत महसूस होने लगी जो इन झगड़ों को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुधार सके, और सिक्योरिटी की जरूरत महसूस होने लगी among the people and regulate the society। this was an origin of the government। इस तरह से सरकार की उत्पत्ति हुई इन झगड़ों के समाधान के लिए, सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओवर टाइम, जैसे जैसे समय बीता, जब जो स्कोप था गवर्नमेंट का वो भी बढ़ता चला गया। अब केवल सिक्योरिटी ही जरूरी नहीं है, बल्कि कानून का निर्माण करना भी देश के लिए जरूरी है, एंड बट ऑल्सो टू टेक अप फॉर्मल वेलफेयर फंक्शन फॉर द पीपल। यहाँ तक कि देश के नागरिकों के लिए हित संबंधी कार्य करना भी जरूरी है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कितने प्रकार होते हैं? पहले जब हम ऑब्जर्व करते हैं हिस्ट्री का, तो मोनार्की, राजकीय व्यवस्था, जिसमें राजा और रानी होते हैं। राजा रानी का शासन होता है, राजा रानी शासन करते हैं, उसको मोनार्की व्यवस्था कहते हैं। यह सबसे अधिक प्रचलित थी। लेकिन मोस्ट कंट्री हैड ए मोनार्क। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर मोनार्क सिस्टम है, राजा रानी की व्यवस्था है, लेकिन उन देशों के अपने कानून बने हुए हैं। द मोनार्क इन कंसल्टेशंस विद फ्यू ऑफ हिज और हर हैंड-पिक्ड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी वुड मेक द रूल्स ऑफ द पीपल। जो मोनार्क हैं वो अपने कुछ चुने हुए मेंबर्स की सहायता से देश के नागरिकों के लिए कुछ कानून बनाते हैं। द पीपल हैड नो से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लेकिन जो जनता है उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई योगदान नहीं है, उन्हें उन रूल्स और रेगुलेशंस को मानना होता है। सिंस मोनार्की इज हेरिडिटरी, जो राजा रानी की व्यवस्था होती है वो उत्तराधिकारी व्यवस्था होती है, मीन्स राजा के बाद उनके बच्चे उत्तराधिकारी बन जाते हैं।
और डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है एक फैमिली से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर हस्तांतरित होती रहती है। इस तरह की जो फॉर्म होती है उसको एब्सोल्यूट मोनार्की के रूप में जाना जाता है, स्थायी राजकीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। वेयर द मोनार्क एक्सरसाइज अल्टीमेट अथॉरिटी, जहाँ पर राजा के पास पूरी पावर होती है। सऊदी अरबिया में हम आज भी एब्सोल्यूट मोनार्की को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इवेंटली जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ता गया, पीपल बिकेम मोर अवेयर, जो लोग थे अपने राइट्स को लेकर, अपनी डिमांड्स को लेकर अवेयर होते चले गए और सरकार के फंक्शंस को लेकर भी उनके बीच, डे टू डे फंक्शंस को लेकर उनके बीच अवेयरनेस आई, जिसके कारण मोस्ट मोनार्क आर नाउ एडवाइज्ड बाय गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री। जितने भी राजा हैं अब उनको एडवाइस दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो गवर्नमेंट जो देश के नागरिकों के द्वारा चुनी जाती है। द पावर ऑफ द मोनार्क इज नॉट एब्सोल्यूट, अब जो राजा होते हैं उनकी पावर एब्सोल्यूट नहीं है, अस्थायी नहीं है, एंड दे आर बाउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, वो भी अब देश के संविधान से जुड़े हुए हैं। इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में जान सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम इसका एक एग्जाम्पल माना जाता है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है। द अदर फॉर्म, जो गवर्नमेंट की दूसरी फॉर्म होती है, उसको डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है। प्रजातंत्र में सरकार का जो गठन होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, अपने प्रतिनिधि के रूप में। जनता इलेक्शंस के थ्रू अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे मिलकर एक सरकार का गठन करते हैं। These representative work for the betterment of their people, और ये प्रतिनिधि देश के जनता के बेटरमेंट के लिए, हित के लिए काम करते हैं और उनके लिए जवाबदेह भी होते हैं, वो उनके प्रति जवाबदेह होंगे जो कार्य वो करेंगे। एंड इन ए डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में गवर्नमेंट ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल, सरकार को जो भी पावर होती है वो जनता से मिलती है। With a population over 1 million people, India is largest democracy in the world. भारत एक जनसंख्या वाला देश, अति जनसंख्या वाला देश है और वर्ल्ड में एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री के रूप में जाना जाता है। इससे अलग जो अदर फॉर्म होती है, इन स्टार्क कंट्रास्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के बिल्कुल अपोजिट तानाशाही, जिसको हम तानाशाही के रूप में जानते हैं। इन द डिक्टेरियल गवर्नमेंट, तानाशाही सरकार के अंतर्गत एक सिंगल पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स रूल द कंट्री, देश पर शासन करता है। जो डिक्टेटर्स होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते, लेकिन वो जबरदस्ती पावर को सीज कर लेते हैं। दे वर्क फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, वो अपने हित के लिए काम करते हैं और जनता के हितों के बारे में नहीं सोचते। एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी में डिक्टेटर रहे थे, ये इसका ग्रेट एग्जाम्पल माने जाते हैं। लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में सरकार के कितने लेवल चल रहे हैं। भारत एक विशाल देश है। इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर, प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए इसको डिवाइड किया गया है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में। ईच स्टेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स, और सभी स्टेट्स को छोटे छोटे जिलों में बांट दिया गया है। उसके डिवीजन के हिसाब से यहाँ पर सरकार के भी 3 लेवल देखे जा सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य लेवल पर, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र लेवल पर काम करती है। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के रूप में जानी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिला लेवल पर काम करती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला लेवल पर काम करने वाली सरकार को के जो पीपल चूज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी जनता ही चूज करती है, विच टेक केयर ऑफ डे टू डे नीड्स ऑफ द पीपल, जो लोगों की डे टू डे जरूरतों को देखते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैंडल द सिचुएशन एंड मैटर्स दैट कंसर्न द पीपल ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज ओनली, लेकिन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का दायरा होता है वो केवल उन्हीं लोगों तक सीमित होता है जो उनके जिले या गांव से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जिले की साफ सफाई की व्यवस्था, पानी की सप्लाई, इलेक्ट्रिक वर्क्स, ये सब कार्य लोकल गवर्नमेंट के द्वारा देखे जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, राज्य सरकार भारत में 28 स्टेट्स हैं। ईच स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है। ईच स्टेट गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट स्टेट, और सभी सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और यह देश के नागरिकों के वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह कानून बनाती है, रेगुलेट करती है उनको, और पर्टिकुलर स्टेट के लिए, लेकिन जो इनके कानून होते हैं वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए होते हैं। Decisions such as whether the multinational company should invest in the state or not, वे डिसीजन जैसे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई विदेशी कंपनी उनके स्टेट में इन्वेस्ट कर सकती है या नहीं, ये सब भी
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। रोड का निर्माण करना, ब्रिजेस का निर्माण करना, स्टेट्स आर टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये सब स्टेटमेंट्स भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज चीफ मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं और यह हाईएस्ट लेवल माना जाता है सरकार का। यह देश के लिए, पूरे देश की जनता के हित के लिए काम करती है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेती है रिगार्डिंग टू इट्स सिक्योरिटी एंड डिफेंस, डिसाइड करती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज को, एंड वर्क टुवर्ड्स कीपिंग हेल्दी रिलेशंस विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। यह विदेशी देशों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप को भी प्रमोट करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर के रूप में जाने जाता है व्यक्ति, उसको हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में जानते हैं। अब कौन कौन से फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट के फंक्शंस के रूप में, फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इज, द गवर्नमेंट इज ए कंट्री और स्टेट प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल। देश के डेवलपमेंट के लिए, अपने एरिया के कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का एक विशिष्ट रोल होता है। सबसे पहले जो फंक्शन उनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं उसमें शामिल होते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा की व्यवस्था करना प्राइमरी फंक्शन माना जाता है। इसमें एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, वह देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी होता है। इन एडिशन द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल, इस तरह से जो सरकार होती है वो जिम्मेदार होती है देश की सुरक्षा के लिए और देश के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाहरी आक्रमण से देश की सुरक्षा करना उसके दायरे में आता है। एंश्योरिंग वेलफेयर मेजर, कल्याण संबंधी कार्य करना। इन दिस फंक्शन सरकार, गवर्नमेंट जो होती है वो प्लान करती है, ऑर्गेनाइज करती है, एग्जीक्यूट वेलफेयर एक्ट, कल्याणकारी कार्यों को निर्धारित करती है, डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाती है, ग्रीवियंस रिड्रेसल्स, बिल्डिंग्स ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, प्रोवाइडिंग फॉर फूड्स एंड आर टेकन केयर ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब सुविधाएं सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधनों की व्यवस्था करना। मैनेजमेंट एंड एलोकेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, प्राकृतिक और मानव संसाधनों को मैनेज करना, एलोकेट करना और हैंडल करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में आता है। एंड एट द एंड ऑफ कंज्यूमर्स विच आर द सिटीजन्स रीप मैक्सिमाइज बेनिफिट, जिससे कि जो कंज्यूमर है, मीन सिटीजन्स है, देश के नागरिक हैं, वो अधिक से अधिक बेनिफिट्स इनका प्राप्त कर सकें। इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध। जो सरकार होती है वो गुड मेक्स एंड कीप्स गुड रिलेशंस, वह सरकार अन्य राष्ट्रों के साथ गुड रिलेशंस को स्थापित करती है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज को लागू करती है, आयात निर्यात पॉलिसीज बनाती है और अलग अलग मुद्दों पर, छोटे हों या बड़े हों, सब पर डिसीजन लेती है अलग अलग तरह से। ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो सरकार के द्वारा संचालित होते हैं? इट इज द फेंसिबल ऑफ सिंगल यूनिट्स और सिंगल विंग्स टू लुक आफ्टर द कंट्री एज ए वास्ट एज इंडिया। यह बहुत मुश्किल है कि जितना बड़ा देश हमारा भारत है उसको एक सिंगल यूनिट या एक सिंगल विंग लुक आफ्टर कर सके। इसके लिए, जिससे कि जो कार्य हैं वो स्मूथली और कुशलता से चलते रहें, सरकार को डिवाइड किया गया है 3 विंग्स में। जो सरकार है वो 3 विंग्स में काम करती है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के रूप में इनको जाना जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, कानून संबंध, कानून निर्माता, यहाँ पर कानून का निर्माण होता है, कानून का निर्माण किया जाता है। एग्जीक्यूटिव, उनको लागू करना, कानून को लागू करने की प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। एंड जुडिशरी, कानून को सुरक्षित रखने का काम करती है, कानून की सुरक्षा करना, मीन्स जो कानून बनाए गए हैं उनको तोड़ा ना जाए, उनका पालन किया जाए, ये सब व्यवस्था जुडिशरी के अंतर्गत आती है। लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग बॉडी, इस तरह से लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग बॉडी है। यह कानून बनाती है, पॉलिसीज को निर्धारित करती है देश के कल्याण के लिए। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द लेजिस्लेचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव, एक बार लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है, देश पर चलाया जाता है और यह सब कार्य एग्जीक्यूटिव के द्वारा होता है। एग्जीक्यूटिव जो होता है लॉ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के रूप में जानी जाती हैं। एग्जीक्यूटिव इन इंडिया कंप्राइज, इसमें शामिल होते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर।
and it makes them mandatory for the all citizens so India follow the laws alike. और यह निश्चित किया जाता है कि जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी नागरिकों के द्वारा पालन किए जाएं. द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो एंश्योर दैट लॉज आर बीइंग एनफोर्स प्रॉपरली. यहाँ तक कि कानून को प्रॉपर वे में एनफोर्स कराया जाए एंड दैट ऑल द सिटीजन्स आर अबाइडिंग बाय द लॉ. सभी प्रतिबंधित हैं, कानून के दायरे में आते हैं. द पीपल हु डू नॉट अबाइड बाय द लॉज आर पनिश्ड स्विटेबली. और वो पीपल्स जो इन कानून को नहीं मानते, उनको तोड़ते हैं, उनको अनुरूप उसके अनुरूप पनिशमेंट दी जानी चाहिए. जुडिशरी, इसके लिए जुडिशरी की व्यवस्था की गई है जिसको थर्ड विंग के रूप में जाना जाता है. यह निश्चित करती है कि जो सरकार काम कर रही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो देश के नागरिकों की राइट्स को प्रोटेक्ट करे. वाइल द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव वर्क इन टेंडम, क्योंकि ये दोनों टर्म्स एक साथ एकजुट होकर काम करती हैं, एक प्रक्रिया के तहत काम करती हैं, तो इस हिसाब से जब ये वर्किंग टुगेदर वर्क करती हैं, द जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट विंग. एक जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट विंग है. इट कीप्स ए चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. यह सरकार के कार्य पर नियंत्रण रखती है. इस तरह से एक नेटवर्क होता है कोर्ट्स का, न्यायालयों का, जिसके थ्रू जुडिशरी वर्कआउट करती है. यहाँ पर हम देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट होती है, 1 नंबर पर हम इसको रखते हैं. इसके बाद आपका हाई कोर्ट आता है, 3rd नंबर पर आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आता है, और 4th नंबर पर आपका लोअर कोर्ट आता है. अब इन सब के बीच हमारा क्या योगदान है? It is not only important to abide by the laws of the country, but it also very important to understand the reason behind the formation of law that government makes for us. हम यह केवल प्रतिबंध नहीं है कि हम समझें उन रीजंस के कारण. हमें यह भी जानना जरूरी है कि सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं. Since all of us are not educated in the field of law, क्योंकि हम सभी कानून को नहीं जानते. इट इज़ अवर ड्यूटी फॉर द पीपल, तो यह देश के नागरिकों की ड्यूटी है कि वो वी इलेक्ट टू एक्सप्लेन द लॉ. उनको लॉ कानून को एक्सप्लेन किया जाए, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए जाए. Since we have to rely on our elected representative, it became important that we choose the right people. क्योंकि हम ही अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, तो यह ज़रूरी है कि हम अपने प्रतिनिधि को अपनी सूझबूझ से चुनें और अपनी ड्यूटी को निभाएं. But we have not always had the right to choose our government. लेकिन हमें अपनी सरकार चुनने का अधिकार हमेशा से नहीं मिला. एक लंबा समय रहा जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में थे. हैड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द ब्रिटिश इन इंडिया. हमें ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए नियम और कानून को ही फॉलो करना था. इनिशियली ओनली द ब्रिटिश हैड द राइट टू मेक लॉ. उस समय पर केवल ब्रिटिशर्स के पास ही अधिकार था कानून बनाने का भारत के लिए. बट आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर मैनी ईयर्स, लंबे संघर्ष के बाद, ए सिलेक्ट फ्यू वर गिवन द राइट टू वोट. केवल कुछ वर्ग को ही, भारत के कुछ वर्ग को ही वोट करने का अधिकार दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा. बट द कॉमन पर्सन हैड नो सच राइट. लेकिन आम जनता को यह अधिकार नहीं था. Therefore, when India gained freedom, इस तरह से जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, the leaders of independent India decided to have a democratic form of government. हमारे देश के जितने भी नेता थे जो फ्रीडम स्ट्रगल में मौजूद रहे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक प्रजातांत्रिक सरकार की शुरुआत में हम लोग सभी व्यक्तियों को राइट टू वोट का अधिकार देंगे एंड एवरी पर्सन वुड हैव ए से. यहाँ पर सभी का योगदान होगा. आवर कंट्री एक्सरसाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इस तरह से हमारा देश यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट को फॉलो करता है. एवरी पर्सन विच हैव 18 years of age and above कैन राइट टू वोट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर और सोशल स्टेटस. चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, कलर, जेंडर या फिर सोशल स्टेटस से बिलोंग करता हो. इस तरह से हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जाना जाता है. In order to build a strong and united India, he forcefully advocated the idea of a secular state. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्ट्रॉन्ग भारत के निर्माण के लिए वकालत की थी एक ऐसे राष्ट्र की जो कि सेकुलर हो, मीन्स धर्म निरपेक्ष हो, जहाँ पर किसी एक विशेष धर्म को प्राथमिकता ना दी जाए. सेकुलरिज्म was viewed by Nehru as the only logical choice. इस तरह से धर्मनिरपेक्षता उनकी प्रमुख चॉइस रही.
और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए, इन स्पाइट ऑफ पार्टीशन remain the pluralist society having the multi religions, multi cultural and multi ethnic character। हमारा चाहे देश डिवाइड भी हो गया, पार्टीशन भी हो गया, लेकिन फिर भी हमारे देश में मल्टी रिलीजियस हैं, मल्टी कल्चर्स हैं और मल्टी एथिक कैरेक्टर्स, अलग अलग आदर्शवादी विचारधाराएं यहाँ पर पाई जाती हैं। He also got the concept of secularism incorporated in the Indian Constitution। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को incorporated in the Indian Constitution, हमारे संविधान के साथ भी जोड़ा। No doubt the original text of preamble was adopted by the Constituent Assembly did not contain the word secular। इसमें कोई संदेह नहीं है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारे प्रस्तावना का, संविधान के प्रेम्बल का, एज अडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हमारे संविधान की असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, डिड नॉट कंटेन द वर्ड, उस समय उसमें सेकुलर वर्ड नहीं था। इट वाज इंक्लूडेड बाय 42 अमेंडमेंट इन 1976। 1976 में एक संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था। However, secularism was implied in the values of equality, freedom and justice। इस तरह से जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें उस विचारधारा को महत्ता दी जाती है जिसमें समानता, आज़ादी, जस्टिस, न्याय, सभी को संविधान के प्रेम्बल में इंक्लूड किया गया है। मोर ओवर द राइट टू इक्वालिटी, द राइट टू रिलीजन फ्रीडम एंड एजुकेशन कल्चर राइट्स गारंटीड द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो sought to make secularism and fundamental law of the land। इस तरह से हमारे संविधान में दिए गए अधिकार, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेड हो, आज़ादी, एजुकेशन की, कल्चर की आज़ादी देते हों, ये सब हमारे संवैधानिक अधिकार हमें सेकुलरिज्म की भी शपथ याद दिलाते हैं। नेहरू ऑल्सो एबोलिश सेपरेट इलेक्टोरल एंड इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उन्होंने सेपरेट जो इलेक्शन होते हैं उसको एबोलिश किया, प्रतिबंधित किया और एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को टारगेट किया। थॉट एंड विजन ऑफ जवाहरलाल नेहरू बाय एस आनंद। डू यू एग्री द पंडित नेहरू आइडियोलॉजी। ये सब जो थॉट्स थे ये एस आनंद के द्वारा दिए गए, हम सबको भी इनसे एग्री होना चाहिए। किस तरह से जो इक्वालिटी का कनेक्शन है राइट टू फ्रीडम से बिलोंग करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू वोट हम इसको कहते हैं। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज हमारे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में जानी जाती है। in which people elect their representative, जिसमें जो लोग हैं, जनता है, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। who formulate law on their behalf, और उन्हीं के बिहाफ पर कानून बनते हैं। elections and voting process are important element of democratic system। इलेक्शन और वोटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के एक प्रमुख एलिमेंट के रूप में जानी जाती है। इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, प्रजातांत्रिक सिस्टम में ऑल सिटीजन्स एक्सरसाइज राइट टू वोट, सभी फॉलो करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को। इसका मीनिंग है कि हर व्यक्ति जो कि 18 ईयर्स से अबोव एज को क्रॉस कर चुका है या 18 ईयर्स का है, चाहे वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करे, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, उन सभी को वोटिंग करने का अधिकार है। While universal adult franchise is prevalent in all democracies of the modern world, this was not always so। आज के समय में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सभी देशों में स्वीकार किया जाता है, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। इन सर्टेन कंट्रीज, कुछ देशों में वुमेन वर डिनाइड द राइट टू वोट, कुछ देशों में महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं है, और कुछ देशों में पुअर और लैंडलेस पीपल जो हैं वो वोट के अधिकारी नहीं है। इन यट अदर्स द ब्लैक वर्स डिप्राइव्ड टू वोटिंग राइट्स, ब्लैक पीपल्स को वोटिंग के अधिकार से वंचित रखा गया। While adult franchise was there, it was not universal in nature। यद्यपि वहाँ पर यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज तो था, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं था, सभी के लिए लागू नहीं था। इस तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन मॉडर्न डेमोक्रेसी इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रगल। इस तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन इन यूएसए में ऑब्टेन द राइट टू वोट ओनली इन 1920। 1920 में यूएसए में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला, वो भी एक लंबे सफरेट मूवमेंट के बाद। इन ब्लैक इन साउथ अफ्रीका में वोटिंग राइट जो है वो सिक्योर थे 1994 तक, व्हेन द पॉलिसीज अपार्थाइड, जब वहाँ पर अपार्थाइड रेशियल सेग्रेगेशन देखने को मिलता था, एंड फाइनली एबोलिश द कंट्री, और बाद में उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। In this context, it is noteworthy that India has granted the right to vote to all adults irrespective of gender, caste,
region ethically as soon as it became independent in 1947। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारत में राइट टू वोट का अधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो व्यक्ति या जाति से बिलोंग करता हो, जब से हमारा देश 1947 से आज़ाद हुआ है। इस तरह से हमारे देश में यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज को फॉलो किया जाता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू हम पूरे चैप्टर को इन शॉर्ट व्यू में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो सो यू कैन रीड दिस चैप्टर वेरी carefully and then try to understand the concept mapping of this chapter. This chapter is completed here. Book exercise and question work, notebook work we have already discussed in live class. So you will complete this chapter with the help of this video and try to read this chapter with your book also. Till then, thank you.